सबको स्लाइड विजिबल है? यस मैम। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो चल रहा था, उस पे कल हमने अपने हार्ट के बारे में पढ़ा था और उसकी पोजीशन, उसकी लेयर्स के बारे में, ठीक है, उसके चैम्बर्स के बारे में। आज हमने पढ़ना था कि उसका जो फ्लो जो है वो कहाँ से कैसे जाता है, ठीक है। तो जो ब्लड फ्लो होता है हमारे हार्ट में, उसको हम देखेंगे। हमने देखा था कि इसके 4 चैम्बर्स थे, जो कि हमारे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर के छोटे होते हैं, नीचे के थोड़े बड़े होते हैं, और नीचे में से भी जो थोड़ा लेफ्ट का होता है वो कंपैरेटिवली राइट से बड़ा होता है। इन दोनों के बीच में सेप्टम्स होते हैं, और जो राइट साइड और लेफ्ट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन होता है, और वहां पर वो जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, एक तरह के दरवाजे प्रेजेंट होते हैं, जरूरत पड़ने पर खुलते और बंद होते हैं, आपस में कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो जो हमारे दोनों एट्रियम के बीच में जो हमारा बीच में एक झिल्ली जो होती है, दीवार होती है, उसको हम एट्रियल सेप्टम या इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। और जो हमारा नीचे वेंट्रिकल की तरफ होती है वो जो है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम होते हैं, ठीक है ना। और ये जो है हल्की सी जो है हमारी राइट साइड की तरफ ही होता है, इसलिए लेफ्ट जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट एट्रियम भी और लेफ्ट वेंट्रिकल भी, ठीक है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल, इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत मोटी है कंपैरेटिवली। इसकी हमारी वॉल की थिकनेस कंपैरेटिवली जो है मोटी होती है। वेंट्रिकल्स की मोटी होती है एट्रियम के कंपैरेटिवली। देखो, एट्रियम के ऊपर पतली है, वेंट्रिकल्स की मोटी है, और इन दोनों में से भी देखते हैं तो वेंट्रिकल की थोड़ी सी मोटी होती है हमारी, ठीक है। तो हमारे जो इसमें जो ब्लड जो हमारे दिल में जो आता है और जो जाता है, तो हमारे जो ब्लड लेकर आता है, ठीक है ना, जो हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं? कोई बताएंगे? जो सुपर हम सुपर वेना कहा और इंफीरियर वेना वेन्स, हम कहा। कहेंगे उनको वेन्स, ठीक है। जो दिल के अंदर ब्लड को लेकर आता है वो आता है वेन्स में, और जो बाहर जाता है वो होती है आर्टरीज, ठीक है। अभी हम ये सोचेंगे कि जो हमारे शरीर के जो हृदय में जो भी ब्लड आता है वो वेन्स के जरिए आता है, और जो बाहर जाता है, जो लेकर जाती है, वो हमारी आर्टरीज होती है, ठीक है। आर्टरीज में यूजुअली हमारे कौन सा ब्लड होता है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है। और हमारे वेन्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अभी हम आके देखेंगे, यहाँ पे कुछ हमारे चेंजेस भी होंगे। तो जो हमारे क्या होता है, पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी से जो है हमारी जो वेन्स होती हैं, 2 बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं, उनके माध्यम से हमारे दिल के अंदर आता है राइट साइड पर, ठीक है। तो हमारा एक सुपीरियर वेना के बाद जो ऊपर के जो जितनी भी सारी वेन्स हैं, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे इसमें लेकर आती है, और हमारा इंफीरियर वेना के बाद ये दोनों खुलती है हमारे राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में वो खाली हो जाती है, वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या गंदा खून या अशुद्ध खून इसमें हम डाल देते हैं। जब यहाँ पे खून आ जाता है, ये भर जाता है, तो उसी के बाद जब एक प्रेशर सा क्रिएट होता है, तो जो दरवाजा जो होता है इन दोनों के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, वो खुल जाता है। जब वो भर जाता है तो वो खुल जाता है। तो वो जो वॉल्व होता है, इसका नाम होता है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाता है, इसको हम राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। राइट साइड का कहाँ पे वॉल है वो प्रेजेंट? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व भी बोलते हैं, ट्राइकस्पिड भी बोलते हैं। अभी हम वॉल्व्स के बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगी कि सबका अलग अलग कुछ जो है। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, ये ओपन होता है, और फिर जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है नीचे की तरफ। जब वो नीचे जाता है तो ये भर जाता है, नीचे वाला चैम्बर, ऊपर वाला फिर खाली हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा ब्लड पूरी बॉडी से आ रहा होता है वो भरना शुरू हो जाता है। फिर इतनी देर में हमारा जो वेंट्रिकल का जो होता है ये यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये जो कहाँ से बाहर निकलता है, ये जो हमारे हृदय से जो खून बाहर निकलता है, आर्टरी के माध्यम से तो निकलता है ना। तो यहाँ पर भी एक आर्टरी से आता वेन से है, जाता आर्टरी से है, तो यहाँ से भी बाहर निकलता है, वो होती है आर्टरी।
लेकिन ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड। तो इस वाली आर्टरी में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर आती है? शरीर से तो सारा ब्लड आ ही गया ना हमारा, अब वापस शरीर में तो जाने की जरूरत नहीं है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को साफ होने की जरूरत होती है, तो वो जाता है हमारा लंग्स में। तो इसीलिए वो लंग्स की तरफ जाता है, तो इन आर्टरीज का नाम होता है पल्मनरी, पल्मनरी आर्टरी। यहाँ पर हमारा डीऑक्सीजन, यही एक लौती ऐसी आर्टरी होती है जिसमें हमारा गंदा खून होता है। तो आप देख रहे होगे ये राइट और लेफ्ट दो हिस्सों में बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे दो लंग्स होते हैं। अब ये जो ब्लड होता है ये कहाँ चला जाता है? पल्मनरी आर्टरी से हमारे फेफड़ों में। ये हमारे फेफड़ों में जाता है, और वहां पे जो फेफड़े होते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमारी श्वासों के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं। जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वहीं से ही फिर क्या होता है, ऑक्सीजन भी उस ब्लड को मिल जाता है। तो फिर वो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन लेकर जो है वापस कहाँ आता है? हृदय की तरफ आता है। तो जब आने का काम ब्लड आता किससे है? वेन्स से। तो यहाँ पर ये जो ब्लड जो वेन्स से आता है वापस हमारे जो है लेफ्ट की साइड साफ खून आता है। वो साफ खून अब आके, तो ये जो वेन्स होती है इनमें होता है साफ खून, और ये लंग से आती है, इसलिए इनका नाम है पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में जो कम हम लोग समझते हैं कि आर्टरीज में शुद्ध खून होता है, वेन्स में अशुद्ध खून होता है, यहाँ पे इन दोनों में उल्टा होता है। ठीक है, तो ये जो है दोनों नालियां जो है पल्मोनरी वेन्स हमारे दोनों लंग्स से आती हैं और साफ खून को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ छोड़ती हैं? लेफ्ट साइड हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर में। ऊपर वाले चैम्बर में आ जाता है लेफ्ट एट्रियम। आप देख रहे हो यहाँ पे ना ये जो ओपनिंग दिख रही होंगी। तो अब लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आ जाता है फिर वो प्रेशर से यहाँ का दरवाजा खुल जाता है जो हमारे दोनों चैम्बर्स के बीच में होता है। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, या हम इसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। राइट साइड का नाम था ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसका नाम होता है माइट्रल वॉल्व। और फिर वो दरवाजा खुल जाता है तो ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड हमारे नीचे वाले वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट साइड वाले में। लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में फिर वो ब्लड नीचे भरना शुरू हो जाता है। ऊपर वाला चैम्बर खाली होता है, उसके खाली होते ही वो पुनः भरना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, ये चलता रहता है दौर। और उसके बाद ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड भर जाता है, इसके भरने से फिर ये बाहर जाने के लिए तैयार होता है। साफ खून कहाँ जाता है? हमारे शरीर में। गंदा खून शरीर से इधर आया था, वो जाता है लंग्स पे साफ होने के लिए। लंग्स उसको साफ कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही बेसिकली एक्सचेंज होता है, वो वापस लेकर आते हैं। अब यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा जो ब्लड भर गया है वो वापस कहाँ जाने के लिए तैयार है? हमारे शरीर में। तो वहां से वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो साफ खून की नाली यहाँ पर ही प्रेजेंट होती है, वहां से फिर वो जाता है हमारी एक आर्टरी जो कि सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उसको हम बोलते हैं अयोर्टा। ठीक है, वहां पर भी हमारे दरवाजे प्रेजेंट होते हैं, जैसे वेंट्रिकल से यहाँ पर भी दरवाजे प्रेजेंट थे पल्मोनरी आर्टरी में जाने से पहले। उसका नाम था पल्मोनरी वॉल्व, और यहाँ पर इसका साफ खून वाली का नाम होता है अयोर्टिक वॉल्व। वो दरवाजा खुल जाता है और वो ब्लड हमारे अयोर्टा, अयोर्टा से फिर छोटी छोटी आर्टरीज, आर्टरी से आर्टीरियोल्स, और पूरे हमारे शरीर के एक एक सेल तक ये ब्लड हमारा पहुंच जाता है। तो अयोर्टा की ब्रांचेस जो होती है हमारे पूरे शरीर को जो है ब्लड सप्लाई कर लेती है। समझ गए? ये हमारा फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट है, हमारा दिल से जो हमारा फ्लो ऑफ ब्लड चलता है। तो हमने ये देखा कि हमारे जो है राइट साइड पर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये बड़ी बड़ी हमारी वेन्स हैं। पहले छोटी जो होती है वो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज से अगर जिनमें साफ खून चला जाता है वो वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन्स, वेन्स मिलके बड़ी जो है वेन बनती है, उसका नाम होता है वेना केवा। वेना केवा दो सुपीरियर जो ऊपर के ब्लड को, और नीचे वाली इंफीरियर वेना केवा, सबसे बड़ी जो हमारी वेन यही होती है। और जो हमारी कैपिलरीज के बाद जो हमारी साफ खून वाली बनती है वो बनती है आर्टीरियोल, आर्टीरियल से बनी हमारी मिलके आर्टरी, आर्टीरियल आर्टरी से बनी मिलके हमारी अयोर्टा। अयोर्टा हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो है धमनी है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये इसकी मेन ब्रांचेस आप देख रहे हो जो कि पूरे शरीर को हमारे ब्लड सप्लाई करती हैं।
एक ये हमारे इस पिक्चर में भी इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमारी बॉडी से हम स्टार्ट करते हैं अगर आपको समझना है तो। बॉडी का जो ब्लड होता है, जहाँ पर हमारा मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है, तो जब मेटाबॉलिज्म के उसमें हमारी एनर्जी बनती है, एनर्जी जब बनती है तो उसको ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की जरूरत बनती है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एनर्जी बनाते हैं तो उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है हमारा ब्लड कैरी कर लेता है और वो ब्लड के माध्यम से हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हृदय तक पहुंचता है, हृदय के राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर जो दरवाजा होता है दोनों के बीच में, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, जो राइट साइड एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, राइट वेंट्रिकल का। राइट वेंट्रिकल से फिर वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आर्टरी का काम होता है खून बाहर ले जाना, लेकिन ये खून होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर भी एक दरवाजा प्रेजेंट होता है जो कि हमारा होता है पल्मोनरी वॉल्व, वो ओपन होता है और फिर ये ब्लड हमारा जाता है लंग्स में। लंग्स से फिर हमारी जो है यहाँ पर जो है साफ खून आता है, और इस जो लंग्स को लेने वाली वेन्स होती है तो इसलिए इनका नाम होता है पल्मोनरी वेन्स, पर यहाँ पर होता है साफ खून। फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर ओपन वॉल्व होता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का माइट्रल वॉल्व वो खुलता है, नीचे राइट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाता है। जब राइट वेंट्रिकल से पूरा ब्लड भर जाता है, पूरे शरीर में जाने के लिए तैयार होता है, तो वहां से बाहर निकलता है, तो यहाँ का जो दरवाजा ओपन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अयोर्टिक वॉल्व। अयोर्टिक वॉल्व से अयोर्टा से फिर पूरी बॉडी में, अयोर्टा से आर्टरीज, आर्टरी से आर्टीरियल्स, कैपिलरीज करके हमारे पूरे बॉडी के विसरास को, ऑर्गन्स को, स्किन को, सबको, ईच टिश्यू सेल को सब ब्लड सप्लाई हो जाती है। तो ये हमारा नेटवर्किंग है, इस तरह से ये हमारा चलता है। तो ब्लड फ्रॉम द सिस्टम एंटर्स द राइट एट्रियम एंड एग्जिट्स द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स, और लंग्स से घुसते हैं हमारे राइट लेफ्ट एट्रियम से, और फिर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम में जाते हैं। जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे 4 वॉल्व्स हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे? राइट साइड पर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, और लेफ्ट साइड पर वेंट्रिकल और आर्टिकल एट्रियम के बीच में। और कहाँ पे प्रेजेंट थे? और प्रेजेंट थे हमारे राइट वेंट्रिकल पे प्रेजेंट था, जो कि हमारे वहां की आर्टरी में जाने के लिए, जो हमारा वेन में जाने के लिए प्रेजेंट था, और वेंट्रिकल में हमारी जो सबसे बड़ी धमनी जो होती है अयोर्टा के इधर प्रेजेंट था। तो इनके क्या नाम थे हमारे? पहले राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो था हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट की साइड था वो था हमारा माइट्रल वॉल्व, ठीक है, और हमारा यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व और हमारा एयोर्टिक वॉल्व। ओके, ये हमारे सेमी ल्यूनर होते हैं, वो उसके शेप के ऊपर बात है। तो राइट एट्रियम में जो, जिसको दाया आलिंद से कहा जाता है, रक्त कहाँ से आता है? कहाँ से आएगा? हमने देखा था राइट साइड का जो ब्लड आया इसके अंदर हमारे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। वेना केवा मतलब सबसे बड़ी हमारी शीरा है, वेन है सबसे बड़ी, और ये जो यहाँ से जो होता है हमारे ये ऊपरी बॉडी के पार्ट को सुपीरियर, और जो नीचे के बॉडी के पार्ट को इंफीरियर, ये हमारे शरीर में अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आते हैं राइट एट्रियम में, ठीक है। तो यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और एक होता है कोरोनरी साइनस, जो कि हमारे गर्दन के, हमारे हेड के पार्ट का जो है वो ब्लड लेकर आता है, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा जो होता है ये हमारे कंधों के ऊपर वाले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है, ठीक है। और कोरोनरी साइनस हमारी यहाँ पर एक हमारी हार्ट वॉल की जो हमारी जो होती है उसके भी हमारे यहीं पर ही ड्रेन होता है, ठीक है। जो हमारी ब्लड, जो हमारा हार्ट को भी जो ब्लड चाहिए होता है, जो यहाँ पर भी इसको खुद की ब्लड सप्लाई होती है, वो यहाँ पर कोरोनरी साइनस यहाँ पर, और इंफीरियर वेना केवा कंधे से नीचे के हमारे जितने भी पार्ट्स हैं उनको लेके आते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, और साथ में कोरोनरी साइनस, ठीक है। इसके बाद अच्छा, कंडक्शन सिस्टम पे ही आ गए। तो इस तरह से ब्लड हमारा जाता है फिर राइट वेंट्रिकल पे, वहां पे हमारा जो वॉल्व प्रेजेंट था वो था ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो ये होता है हमारा, ये हमारा राइट साइड पे ही होता है वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में, और जब एट्रियम में प्रेशर जब बढ़ता है तो वो उसके प्रेशर की वजह से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाता है, जिससे कि फिर ब्लड ऊपर से नीचे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो ऊपर से ब्लड निकल जाता है ये अपने आप ही बंद हो जाता है। तो इसका नाम ट्राइकस्पिड क्यों है? क्योंकि इसके
3 कस्प मतलब होता है हाफ मून शेप, आधा चंद्रमा, तो अर्ध चंद्र के आकार में होते हैं 3 दरवाजे, और यहाँ पर होते हैं तीन हाफ मून शेप के जो दरवाजे होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है ट्राई। ट्राई मतलब 3, कस्प मतलब हाफ मून, 3 हाफ मून शेप के जो यहाँ पर दरवाजे होते हैं उनसे मिलके ये वॉल्व बनता है, इसलिए इसको ट्राई कस्पिड वॉल्व बोलते हैं। फिर हमारा जो लेफ्ट साइड पे था वो था हमारा दोनों एट्रियम और लेफ्ट के बीच में हमारा माइट्रल वॉल्व। माइट्रल वॉल्व का जो इसको दूसरा नाम भी हम बोलते हैं बाइकस्पिड। अब बाइकस्पिड में हमारे यहाँ पर 2 ही यहाँ पर हमारे कस्प शेप के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड, वो बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का दूसरा नाम होता है हमारा मेट्रल वॉल्व, ठीक है। उसके बाद हमारे जो राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड जब बाहर जाता था तो यहाँ पर भी हमारा एक वॉल्व प्रेजेंट था। जब यहाँ पे पूरा प्रेशर, नहीं तो ऐसे ब्लड खाली चलता रहेगा, प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। जब ब्लड यहाँ पर आता है, ट्राइकस्पिड खुल जाता है, तो एट्रियम के खाली होते ही ट्राइकस्पिड बंद होता है और यहाँ पर ब्लड भर जाता है। जब धीरे धीरे जब भर जाता है तब इसके प्रेशर करने से ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होता है और पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाता है। फिर ये ब्लड यहाँ पे बाहर निकलना शुरू होता है। जब ये बाहर निकल जाता है तो ये बंद हो जाता है, इतने में ये फिर दोबारा से यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो जो पल्मोनरी वॉल्व है ये हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। वेंट्रिकल से लेके हमारे पल्मोनरी आर्टरी में ये बेसिकली प्रेजेंट होती है। और जब हमारे यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है तब ये ओपन होती है ताकि ब्लड बाहर चला जाए। और यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट साइड पे होता है आयोटिक वॉल्व। आयोटिक वॉल्व जो है हमारे लेफ्ट जो आयोटा में बेसिकली प्रेजेंट होता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के उससे जब प्रेशर में बढ़ जाता है तो ये वहां पर ओपन हो जाता है, फिर खाली होने पे वापस बंद हो जाता है। तो ये दरवाजे अपने आप खुलते रहते हैं जब हमारा ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता रहता है। तो इन्हीं वॉल्व्स की वजह से ही जो है ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। वॉल्व का काम होता है कि खून को एक ही डायरेक्शन में, नहीं तो क्या होगा, खून ऊपर से नीचे भी वापस आ सकता है। तो एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता रहे, इसीलिए वॉल्व्स इसमें कार्य में मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारी कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में क्योंकि हमारा जो दिल धड़कता है तो इसका जो एक जो है मैसेज जाता है, वो जो मैसेज जाता है, एक मिनट, वो जो मैसेज जाता है जो आपको होता है लब डब, धड़कता जो आपका दिल है, तो वो हमारा जो दिल धड़कने का भी काम जो होता है ये एक हमारा कंडक्शन सिस्टम होता है। इसमें हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, उनको बार बार ब्रेन से मैसेज की जरूरत नहीं होती। इसका खुद का ही एक अपना कंडक्शन सिस्टम होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। तो इस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें अलग से किसी भी नर्व सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। ये जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है इसके खुद के इस सिस्टम से ही होती रहती है। तो हमारे जो मायोकार्डियम मतलब हमारी जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें कुछ स्पेशल तरह के न्यूरोमस्कुलर सेल्स होते हैं, जिनसे उन्हीं के अंदर कुछ हमारे स्पेशल सेल्स होते हैं जिनसे ये मैसेज स्टार्ट होता है और पूरी मसल्स में ये मैसेज पास हो जाता है, जिससे कि हमारी मसल्स जो है एक्टिव रहती हैं। तो यहाँ पर जो होता है हमारा सबसे पहले जो स्टार्टिंग भी होती है यहाँ से होती है एसे नोड। यहाँ पर एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड इसे बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड। यहाँ पर मतलब हमारे एट्रियम, राइट एट्रियम से पहले, राइट एट्रियम से ही हम शुरू करेंगे क्योंकि ब्लड वहीं से ही अंदर पहले आता है। तो जो है एसे नोड, तो यहाँ पर ये एक तरह का स्पेशल मास जो होता है सेल्स का, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, ये हमारी राइट एट्रियम की वॉल्व के पास होते हैं और जहां पर हमारा जो सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है उसके पास पाया जाता है, ठीक है। आप देख ही रहे हो, तो सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के पास पाया जाता है। इसी को हम हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? को हम हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज पेस मेकर ऑफ द हार्ट, तो आप उस पर क्लिक करोगे ऐसे नोट पे। वहीं से ही हमारा इम्पल्स जो है शुरू होता है, यहीं से ही हमारा जो है उसको जो मैसेज का
स्टार्टिंग होता है, जो कि हमारे आगे के काम के लिए जो है मदद करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में। इसके बाद जो है हमारा यहाँ से जो है इम्पल्स स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद जो है हमारा इम्पल्सेस जाते हैं, और वो जाते हैं हमारे एवी नोड के पास। एवी नोड ये है हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में है, तो ये भी एक हमारा न्यूरो मस्कुलर टिश्यूज का एक नोड है, गांठ है, जिसमें न्यूरॉन्स और हमारे मसल्स के सेल्स होते हैं। तो ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर जो हमारा वॉल्व था ना, उसके पास ही ये हमारा पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आप देख रहे होगे वैसे बीच की तरफ ही है, लेकिन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के इधर ये हमारा ये प्रेजेंट है। और यहाँ से जो एवी नोड्स की जो ऐसे नोड से जो आप देख रहे हो यहाँ पे इम्पल्स आती हैं, ठीक है, ये इसको भी इम्पल्स देता है, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। यहाँ से इम्पल्स जो जाती हैं फिर ये आती हैं एवी नोड से। एवी नोड से जो होती है इम्पल्स जो है इसको फिर स्टार्ट करने का काम शुरू कर देता है, लेकिन ये बहुत स्लो करती है। एसए नोड का जो थी इम्पल्स थोड़ी फास्ट होती है, ये थोड़ी स्लो होती है। फिर यहाँ से हमारा जो इम्पल्स जो जाती है यहाँ से, ये जो सेल्स होते हैं हमारे, ये स्पेशल तरह के सेल्स जो हमारे बने थे यहाँ पर एवी नोड से, यहाँ पर ये हमारे बंडल्स जो है ब्रांचेस बन जाते हैं। ये यहाँ पर आप छोटी छोटी दो भागों में विभाजित हो जाती है, आप जैसे कि देख रहे होंगे, दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, और फिर वहां से ये छोटी 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 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है। जिसमें कि हम यहाँ पर देख रहे होंगे लेफ्ट जो है ब्रांच है उस की, और हमारी राइट ब्रांच है। तो ये एवी नोड जो है एक बंडल बनाती है, इस बंडल को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है बंडल ऑफ हिज। ये जो बंडल ऑफ हिज जो बनता है ये राइट और लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी जो है इसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती है। जो फाइबर्स आपको निकल रहे हैं इनको हम बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। आप देख रहे हो ये पुरकिंजी फाइबर्स, ठीक है। तो इम्पल्स जो आती है ऐसे नोड से होते एवी नोड से होती हुई फिर हमारे बंडल ऑफ हिज्म से होती हुई ये हमारे कहाँ पे पहुंच जाती है, पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी फाइबर से फिर ये हमारे पूरे जो है दिल में फैलती है, और वेंट्रिकुलर का जो है कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। पहले ऐसे नोड से एट्रियम का हुआ था, फिर यहाँ से ये इसका होता है, ये थोड़ा फास्ट हुआ था, ये थोड़ा स्लो होता है, यहाँ पे ये पूरा वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन करता है, और फिर उसके बाद हमारा जो है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड की पंपिंग है वो होती है। तो ये एक कंडक्शन सिस्टम है जिससे कि इस तरह से काम होता है। ओके, समझ आ गया सभी को? तो एक बार में जो हमारा जो दिल जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, ये आपस में जो है एक आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ ही करते हैं, क्योंकि ये सिकुड़ेगा तो ये खुलेगा, ये खुलेगा तो ये सिकुड़ेगा, तो इस तरह का जो है इनका काम जो चलता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोबारा से वॉल्व की बात कही है, एक बार हम देख लेते हैं वॉल्व को। तो जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व था राइट साइड पर था, है ना, हमने देखा था, तो मैंने वहां पे बताया था कि वो उसके 3 दरवाजे होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर इसकी शेप दिखाई गई है, ट्राइकस्पिड 3 है, आधे मून की शेप के इसके 3 दरवाजे होते हैं, इस तरह का ये वॉल्व होता है। अब आप देखोगे जब एक उसमें ऊपर से ब्लड होता है ये खुल जाता है, और फिर ब्लड जाता है, ये अपने आप ही बंद भी हो जाता है। और बाइकस्पिड वॉल्व जो है जिसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, आप देख रहे होगे उसके 2, ये बाइकस्पिड, दिस इज ट्राइकस्पिड हमारा जो है लेफ्ट साइड पे जो है हमारा बाइकस्पिड। और जो हमारा पल्मोनरी वॉल्व होता है वो इस तरह से, इसमें भी हमारे 3 होते हैं, आयोटिक वॉल्व में भी 3 होते हैं, लेकिन वो थोड़ा ये जो है हमारे दोनों को अलग ही उसमें करते हैं, इन दोनों को ही हम इस कैटेगरी में मानते हैं। जब ये वॉल्व खराब हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि ब्लड एक डायरेक्शन में प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है ना, दिक्कत आती है। तो वॉल्व्स जो होते हैं ना चेंज कर दिए जाते हैं, ये मैकेनिकल वॉल्व्स, ठीक है ना। तो वो जो प्रॉब्लम होती है एक ही डायरेक्शन में जो ब्लड आपका फ्लो करो इसमें, इसलिए काम होता है। मैम तो ये बाइकस्पिड
सर्जरी उसे ही कहते हैं क्या, जो वॉल्व नहीं चेंज नहीं नहीं, बाईपास सर्जरी का थोड़ा अलग है, वॉल्व चेंज करना वो होता है, बाईपास सर्जरी में और होता है, अभी हम देखते हैं। तो ये जो है हमारा पेस मेकर भी बदलते हैं, पेस मेकर में क्योंकि उसकी कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पा रही है तो वहां पर भी वो चेंज किया जाता है, काफी अलग अलग तरह की होती है। बाईपास में जो है पूरा ही एक्चुअली उसके जो चेंज करने का रहता है। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो है कॉर्टिको सिस्टम और अयोर्टा है, ये हमारे इससे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है पूरे शरीर के अंदर यहाँ पर, ठीक है, ये जो अयोर्टा का ही है, इसकी जो ब्रांचेस जो हैं इससे हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्लड जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो हमारे लंग्स के अंदर लेकर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, जो अर्धचंद्राकार कपाट जिनको कहते हैं, जो वॉल्व है वो अभी हमने देखे थे हमारे प्रेजेंट थे, वो डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। इसी के साथ साथ हमारी पेपिलरी मसल्स भी होती हैं जो कि हमारी कार्डियक मसल्स के साथ भी होती हैं, कुछ जिनके जो कि हमारे इनको वॉल्स वगैरह के उसमें जो है मदद करती हैं, उनको हेल्प करती हैं हमारे जो एक दूसरे से जो हमारे उधर टेंडेंस प्रेजेंट होते हैं ना, क्योंकि कार्डियक मसल्स जो होती हैं वहां पर जी हमारे जो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं उनके जो है मूवमेंट के लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं पेपिलरी मसल्स। फोसा ओवेलिस होता है एक तरह से कि जब हमने देखा था ना कि जो हमारे एट्रियम और वेंट्रिकुलर थे, तो जहां पर वो दोनों मिलते थे उनके बीच में एक झिल्ली थी। तो कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो टाइम के हिसाब से वो अपने आप ही बंद हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में वो झिल्ली पूरी तरह से नहीं बन पाती है, तो उसको जो है हम फोसा जो है उस झिल्ली को हम फोसा ओवेलिस बोलते हैं। और जब वो पूरी नहीं कई बारी हो पाती है तो उसको हम फोरामेन ओवेल करके कहते हैं, और धीरे धीरे ये चेंज बंद हो जाती है। लेकिन कई बारी कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जिससे कि हम कहते हैं कि दिल में छेद हो गया है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एएसडी वीएसडी जैसी प्रॉब्लम भी हम उनको कहते हैं। तो वो उस झिल्ली के प्रॉपर बंद ना होने के कारण होता है। ठीक है, आगे चले अब हम। तो अब हम देखेंगे कि जो ब्लड के बारे में हम बात करेंगे। मैडम ये झिल्ली वाला थोड़ा समझ। झिल्ली देखियो, ये जो हमारे बीच में जो झिल्ली होती है दोनों के, एट्रियल सेप्टल और ये वेंट्रिकुलर सेप्टल, तो ये क्या होता है जब धीरे बच्चे के उसमें तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है ना, तो ये झिल्ली को कई बारी जो है यहाँ पर बीच में जो है ये होल रह जाता है, ये पूरी डेवलप नहीं हो पाती है। तो फोरामेन ओवल अगर ये पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लड आर पार चला जाएगा, उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी, है ना। अगर यहाँ पे नहीं है ब्लड का तो आपस में नहीं तो यहाँ पे मिक्स होना शुरू हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं कि दिल में छेद है, उसकी सर्जरी करके करा जाता है। कई बारी टाइम के हिसाब से बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप भी बंद हो जाता है, नहीं तो उसका जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, यूजुअली सर्जरी ही करते हैं क्योंकि उस छेद को फिर वो बंद किया जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेज पे, कई बारी बच्चे के बढ़ने के हिसाब से वो अपने आप भी ठीक हो जाता है। अब हम देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड जो है हमारा क्या था, ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू था, हमने इसके बारे में, अब हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया। हार्ट ने हमारे जो था मेन क्या ब्लड को जो है फ्लो कर रहा था, ब्लड को पंप कर रहा था, पूरे शरीर में पहुंचा रहा था। तो ब्लड बेसिकली हमारे शरीर में एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड हमारे बेसिकली बॉडी के जितने भी सेल्स हैं और हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली भी एक तरह से कनेक्शन का काम करता है। कोई भी जैसे हम ऑक्सीजन उसी के माध्यम से जा रही है, जो हम खा रहे हैं जो भी वो एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन भी दे रहा है ना, कुछ वेस्ट मटेरियल भी, तो ये कनेक्टिविटी का काम करता है, दैट्स इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो लगभग लगभग हमारे शरीर के अंदर होता है 7% बॉडी वेट होता है, तो मेल्स में हम 5 से 6 लीटर तक और हमारे फीमेल्स में 4 से 5 लीटर तक ये हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, यूजुअली फीमेल्स में हर चीज कम होती है, वो थोड़ा बॉडी टाइप का ही है, और ये हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा ही चलता रहता है धमनियों में, मतलब आर्टरीज में, और वेन्स के कंपैरेटिवली वो हमारा अधिक क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहती है, थोड़ा बहुत उसमें भी रहता है, ऐसा नहीं होता हमेशा कि उसमें बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। हमारे ऑक्सीजनेटेड में उसमें भी बहुत हल्की मात्रा होती है, ज्यादा ऑक्सीजन होता है, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे डीऑक्सीजनेटेड में होते हैं, इसलिए वो हल्का सा हमारा वो ज्यादा अल्कलाइन होता है, वो कम होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 से लेके इसकी है, अगर जो कि हमारे को अगर जो फ्लो करने में इसको इजी रहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारे ब्लड बना किन चीजों से है। ब्लड को हम देखते हैं दो चीजों में हम मान के चलते हैं, एक लिक्विड और एक उसका सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं? लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो आप ये देख रहे हो वो हमारा 55% होता है, और जो उसका सॉलिड पार्ट को सेल्स हम कहते हैं वो हमारा होता है 45%। ठीक है, तो हमारे जो प्लाज्मा है वो आप देख रहे हो हमारा किन किन चीजों से मिलके बना है। वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट होते हैं, गैस होते हैं। और यहाँ पे 1% जो है, जो कि हमारा ठोस में ही आता है, वो आते हैं प्लेटलेट्स और हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। और मेनली इस 45% में भी 44% हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये हमारे सॉलिड पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 1% ही सिर्फ हमारा प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी होते हैं, 44% हमारा आरबीसी होता है। प्लाज्मा को देखेंगे, प्लाज्मा हल्के से पीलापन, आप देख रहे हो जो पीला पार्ट है हमारा, बहुत ही हल्का पीलापन, इसको स्ट्रॉ कलर भी बोलते हैं। स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ समझते हैं? स्ट्रॉ किसको कहते हैं? मैम वो जो सूखी सी नारियल घास होती है मैम। यस, वेरी गुड। जो थोड़ा भूसा सा होता है ना, भूसा है ना, जो गांव वगैरह में आपने देखा होगा उसको, वो बेसिकली दैट इज अ स्ट्रॉ कलर। ठीक है, यहाँ पे वैसा पीला दिखा है तो वो वाला जो होता है हल्का सा पीलापन के लिए होता है। और ये जो बना हुआ होता है इसमें भी 90% तक हमारा पानी ही होता है। 90 to 92% तक भी हम इसको क्या देते हैं? वाटर, मेनली वाटर होता है। और कुछ उसके अंदर घुले हुए कुछ सब्सटेंस होते हैं, और वो घुले हुए सब्सटेंस क्या होते हैं? वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा में है इसलिए उसको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। कुछ हमारे सॉल्ट्स होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रोनेजन है, कुछ उसको जो क्लॉटिंग वाले भी प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम कार्बोनेट्स होते हैं। हमारे न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्टिव फूड्स के होते हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह होते हैं। ऑर्गेनिक जो हमारे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं हमारे इसमें गैसेस भी होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये हमारे इसी में ही घुली हुई होती हैं, जो कि शरीर में चारों तरफ से हमारे घूमती रहती हैं। ये हमारे जो है प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं हमारे, इसमें कितना होता है? 7%। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं 3%। 7 और 3 10 और 90 हमारे 100% हो गया। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारे उसमें बनाते हैं वो कितने बनते हैं? 7%। तो ये बेसिकली इन प्रोटीन्स का काम होता है कि हमारे इसके जो एक प्रेशर जो हमारे ब्लड का होता है ये उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो एक ऑस्मेटिक प्रेशर जो हमारे ब्लड का होता है, क्योंकि फ्लो करने के लिए उसको भी चाहिए, और जो भी ट्रांसमिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी इसमें चाहिए। तो हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रोनेजन है, और बहुत सारे वो होते हैं, लगभग 1% होते हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनेजन और अदर्स। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होता है 60%, ग्लोबुलिन 35%, फाइब्रोनोजिन जो हमारे क्लॉटिंग में मदद करते हैं। अलग अलग सबका काम होता है। एल्ब्यूमिन बेसिकली जो होते हैं ना हमारे, क्या होते हैं? ये हमारे लीवर में पैदा होते हैं, और ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये हमारे क्या मेंटेन करते हैं? ऑस्मेटिक प्रेशर को, जो हमारे ब्लड का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है ये उसको कम जो है कंट्रोल करके रखते हैं, उसको बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, इसी की वजह से ब्लड के अंदर पानी जो रहेगा, नहीं तो वो भी बहुत कम हो जाएगा, गाढ़ा बहुत हो जाएगा, पानी की कमी होगी तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा ना, फिर वही अलग अलग कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑस्मेटिक प्रेशर जो ये बेसिकली होता है, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? पानी अंदर बढ़ जाएगा, तो इसमें इडिमा जैसे रोग हो जाएगा। तो ये भी बहुत वो है, तो उसको बैलेंस करने का काम इडिमा एल्ब्यूमिन हमारा करता है। ठीक है, फिर है ग्लोबुलिन।
ग्लोबुलिन का काम होता है हमारे इम्यूनिटी में बेसिकली। तो ये हमारी एंटीबॉडीज में जो है बेसिकली ये काम करता है। ग्लोबुलिन भी हमारा कहाँ पे बनता है, लिवर में बनता है, और ये हमारे लिम्फ सेल से बेसिकली जो है इसका वो होता है वो वहां पे ये इनको प्रोड्यूस करते हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो जो हमारे ब्लड में ही हमारे कुछ ऐसे वो होते हैं इन्फेक्शंस वगैरह, तो हमारा ब्लड में इसका बहुत बड़ा रोल है ग्लोबुलिन्स का, वो उन इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है। और हमारे इसमें कुछ हमारे सॉल्ट से जो कुछ अ, हमारे हार्मोन्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, और फाइब्रोनोजिन जो होता है वो हमारे क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है। फाइब्रोनोजिन अगर कहीं पे जो है हमारा खून कट लग गया और वहां पर तुरंत ये भी हमारे मदद करता है, या जो हमारा खून कहीं जमे नहीं तो वहां पर भी इसका काम रहता है। तो ब्लड क्लॉटिंग बनने की में ये बहुत ही आवश्यक प्रोटीन है। जब भी ब्लड आपको कट लगता है, नहीं तो खून बहता रहेगा, तो वहां पे ये भी मदद करता है खून का थक्का जमाने के लिए। ठीक है ना। और बाकी हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे 1% जो हमारे अदर्स होते हैं वो सब इसमें ही आते हैं। और भी कई तरह के होते हैं। तो ग्लोबुलिन जो होते हैं ये हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन हमने देखे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनेजिन। तो जो ग्लोबुलिन की यहाँ पे काफी डिटेल में जो बताई हुई है, तो अल्फा ग्लोबुलिन्स होते हैं, बीटा और हमारे गामा। यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा में भी अल्फा 1, अल्फा 2, इनकी जो है कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उसको हम मेंटेन करते हैं। तो अल्फा और बीटा जो ग्लोबुलिन्स होते हैं वो बेसिकली हमारे वो जो होते हैं फैट डिसॉल्विंग होते हैं, लिपिड या फैट में घुलनशील होते हैं। और फैट डिसॉल्विंग कौन से हमारे वाइटामिन होते हैं, ADEN, वाटर डिसॉल्विंग वाले जो कौन से होते हैं हमारे BNC। तो ADEN हमारे फैट डिसॉल्विंग वाले होते हैं, तो रक्त में वहन करके शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाती है। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा इनका ग्लोबुलिन्स का भी ये काम होता है, इम्यूनिटी में बेसिकली हमारे को काम करते हैं। तो कोई भी जो हमारी कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं जो कि खसरा है, टेटनस है, पोलियो है, ऐसे इसको ये कंट्रोल करने में जो है मदद करते हैं। तो ये हमारे एंटीबॉडीज जो है बनाती हैं, IgA, DE, GM करके इनके अलग अलग जो होता है हमारे इम्यूनिटी में रोल में मदद करते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम अपने सेल्स वाले पार्ट पे, सॉलिड वाले पार्ट पे। जी थोड़ा स्लो करवाइए ना मैम। अच्छा, स्लो कराऊं, ठीक है। स्लाइड मैम, तो सुन नहीं मैम है। एक ये पूछना था, जैसे पीलिया होता है उसमें ब्लड का क्या क्या होता है, क्योंकि ग्लोबुलिन का कोई काम होता है उसमें? नहीं, वो हमारे बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन जो होते हैं हमारे ब्लड में, उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है और वो बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं, ब्लड के अंदर ही रह पाते हैं, है ना। उसकी वजह से वो हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो येलो इसलिए उनका हमारे शरीर का जो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन थे, वो बहुत तरह के सॉल्ट्स होते हैं एक्चुअली ना। हाँ जी। अब हम, चलो मैं स्लो कराती हूँ, ब्लड सेल्स की बात करते हैं। तो 3 तरह के हमारे ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं। प्लाज्मा, ये लिक्विड पार्ट था, अब हम सॉलिड पार्ट जो कि सेल्स होते हैं। हम लोग सभी जानते हैं 3 तरह के, रेड ब्लड सेल्स जिनको हम शॉर्ट में RBC बोलते हैं, वैसे इनका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। दूसरे होते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। और तीसरे होते हैं हमारे प्लेटलेट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब रेड ब्लड सेल्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है, रेड है तो वो रेड कलर के ही होते हैं, और वो बेसिकली जो हमारे लिए जो ऑक्सीजन गैस के साथ अटैच होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में मदद करते हैं। बेसिकली इनका काम यही। WBC ल्यूकोसाइट्स हैं, यूजुअली वो व्हाइट ही कलर के ही होते हैं, इसलिए इनका नाम व्हाइट कलर का दिया हुआ है। ये हमारे को इम्यूनिटी में मदद करते हैं, कोई भी इन्फेक्शन आता है तो ये उसमें मदद करते हैं। और प्लेटलेट्स हमारे को खून जमाने में मदद करती है, फाइब्रोनोजन भी करता है, और प्लेटलेट्स मुख्यतः हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती हैं। ओके, चलो आगे। तो ब्लड कलर क्यों आता, हाँ, रेड कलर क्यों आता, रेड ब्लड सेल्स को? अभी हम देखते हैं वैसे रेड कलर क्यों होता है, अभी अभी आ जाएगा इसके लिए, मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन वो एक कॉमन सी चीज है, कोई नहीं, अभी देखते हैं।
तो ब्लड सेल से हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो आरबीसी की जो इनका जो लाइफ स्पेन होता है, एक जो सेल है, एक सबकी अवधि होती है, फिर वो खत्म हो जाते हैं, नए बनते रहते हैं। तो इनकी अवधि होती है 120 दिन। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज एरिथ्रोसाइट्स इज 120 डेज। उसके बाद जो है 120 दिन में जो है ये 120 दिन के बाद ये टूट जाते हैं और नए बन जाते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। और इनकी बॉडी में हमारे जो काउंट जो रहता है वो रहता है 40 to 60 लाख पर क्यूबिक mm। ठीक है, ज्यादा है ये। ओके, 4 से 5 जो होता है, वैसे 4 से 6 लाख। 40 to 60 आई थिंक सो। इसका हिंदी का लाख का वो देखना पड़ेगा कि लाख ही लिखा है। 4 to 6 lakhs होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारे, वो 13 से 20 दिन तक इनकी जो है जीवन की अवधि रहती है। उनका जो टाइम पीरियड रहता है यह रहता है। और इनकी जो कैलकुलेशन जो हमारी रहती है वो 4000 से लेके 11,000 पर क्यूबिक mm। ठीक है, ये 4000 है, वो 4 लाख है। और आप रेशो देखोगे तो लगभग वही बैठेगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। वो 600 अगर एक आप सेंटीमीटर जो या एक ड्रॉप अगर ब्लड की लेते हो, तो उसमें 600 सेल आपको जो है एक तरह से मान के चलते हैं आपको आरबीसी के मिलेंगे, और एक ही सेल आपको डब्ल्यूबीसी का मिलेगा। इसके बाद हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। उनका मेन काम कहाँ है? क्लॉटिंग में होता है। इनकी जीवन शैली कितने दिन की है? 5 से 9 दिन की होती है। और इनकी जो कैलकुलेशन जो यहाँ पर है वो हमारी कितनी, इसको हम कहेंगे 1.5 लाख से लेके 4 लाख, है ना? 1.5 लाख से लेके 4 लाख होती है पर क्यूबिक mm। तो हीमोग्लोबिन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि हमारे आरबीसी में ही पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किससे बनता है? एक जो 95% जो है प्रोटीन, जो कि होता है ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन। तो हीम जो होता है वो सिर्फ 5% होता है। वो हीम क्या होता है? वो आयरन होता है, इसीलिए इसका लाल रंग होता है जो अभी पूछे थे। हीम जो है वो एक आयरन होता है, और जो 95% होता है एक प्रोटीन होता है ग्लोबिन। इन दोनों के निर्माण से हीमोग्लोबिन बनता है। और इसके हीमोग्लोबिन के लिए आयरन बहुत जरूरी है। आयरन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इसी के साथ जो है अटैच होता है, इसीलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। वो आयरन के साथ ही हमारा ऑक्सीजन अटैच होगा। अगर हमारा वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की या आयरन की कमी होगी तो ऑक्सीजन अटैच ही नहीं होगा, और हमें क्या होगा? फिर हमें न्यूट्रिशन की हमें कमजोरी, हमारे को कोई भी चीज पहुंच नहीं पाएगी। तो हीम जो है एक आयरन से बनता है, और जो हमारा ग्लोबिन है वो हमारा प्रोटीन एक है। इन दोनों से ही हमारा फॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन का। यहाँ पर इसीलिए आयरन की वजह से ही इसका कलर थोड़ा सा लालपन पे होता है। ओके, मतलब ऑक्सीजन के लिए इसको मैग्नेट की तरह यूज होता है। कह सकते हो, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है ना? और अभी इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊं, नहीं है। हाँ, आरबीसी जो होते हैं बेसिकली, आप देख रहे होगे ना, इनकी शेप जो हो रही है इस वाली पिक्चर में, देखिए, हाँ बड़ी पिक्चर है ये, नहीं इसी में, ये देख रहे होगे ना, ये कैसे हैं? चपटे से होते हैं, गोलाकार के हैं, चपटे हैं, लेकिन ये होते हैं बाइकनकेव। यहाँ से भी थोड़ा सा इनका जो होता है गुफा सी बनी होती है, और दूसरी तरफ से भी बाइकनकेव शेप के होते हैं, क्योंकि इनसे इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? बताएंगे कोई? मैम क्योंकि मैं भी ये अपना खुद ही काम करता है ना, और
क्योंकि इसको ऑक्सीजन के जमा करने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। ठीक है, काम तो ये बाकी भी इनको भी जरूरी नहीं होता कि सभी के अंदर न्यूक्लियस हो, कई बार दूसरे भी इसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसके अंदर काफी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जगह हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस एज सच नहीं है, ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये जो आरबीसीज की बेसिकली कहाँ डेवलपमेंट होती है? बोन मैरो। बोन मैरो। रेड बोन मैरो, लंबी हड्डियों के एंड में हमारा रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है वहां पर, और 120 दिन इनकी अवधि होती है। 120 दिन के बाद ये टूट जाते हैं और नए सेल्स बन जाते हैं। तो चलती रहती है ये प्रक्रिया। ठीक है, इस प्रोसेस को, जो रेड सेल्स के बनने की प्रोसेस जो होता है, वो होता है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब हम बात करते हैं अपने प्लेटलेट्स की, हम पहले बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स का आ रहा है इसमें, फिर मैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, क्योंकि वो ज्यादा है। प्लेटलेट्स जो हैं हमारे, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये देखोगे, ये रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं आपको, थोड़े से बीच में से कैसे दबे हुए होते हैं, ये बाइकॉन्केव शेप के होते हैं। व्हाइट वाले आपको देख ही रहे हो, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और जो हल्के से पीलेपन पे होते हैं, ये हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। ये बहुत ही, ये भी हमारे बिना न्यूक्लियस के ही सेल्स होते हैं, और ये सबसे छोटे सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर भी सबसे छोटे सेल से बनते, ये भी हमारे रेड बोन मैरो में है, और इनका काम होता है हमारे ब्लड को क्लॉट करने में। तो ब्लड को क्लॉट करने से क्या होता है कि जो ब्लड जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। तो हीमोस्टेसिस, हीम यहाँ पे हीम है। ठीक है, हीम मतलब वही आयरन से, हीमोस्टेसिस, ये ब्लड को रोकने में जो है वहां पे प्रदान करते हैं, रोकथाम करते हैं। और इनकी अवधि हमने देखी थी 8 से 11 दिन की थी लगभग। जब भी जैसे कोई हमारी ब्लड वेसल कट जाती है, तो वहां पर ये तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं और खून का थक्का जमा देते हैं, और जिससे कि वहां पर ब्लड बाहर ना जाए, और साथ ही साथ जो ब्लड वेसल जो होती है ना, उसको भी वहां पे सिकोड़ देते हैं। वहां पे भी उसको सिकोड़ देते हैं, ताकि खून का बहाव भी कम हो जाए, और वहां पे खून का थक्का भी ये जमा देते हैं। इस तरह से जो है ये एक सील वहां पर कर देते हैं, जिसको कि फिर हम वो प्लेटलेट प्लग कह देते हैं ना। हाँ, वो आपने देखा होगा, जब क्लॉटिंग होती है वहां पर एक क्लॉट सा जम जाता है। तो ये बेसिकली उनका काम होता है। ओके, तो हमारे लिवर से एक हेपरिन जो है नामक एक प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होता है। वो हेपरिन हमने जब भी पढ़ा था, वो हमारे ब्लड को, वो हेपरिन जब तक एक्टिव रहता है ना, जब तक ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है ना, तो वहां पर ये हमारे उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। तो वहां पे जब प्लेटलेट जब कहीं पे भी कट लगता है, तो क्लॉटिंग में ये हमारे मदद कर देते हैं, हीलिंग में। फिर इस तरह से हमें 1 मिनट, कार्डियक साइकिल अब दे रहे हैं। चलो, थोड़ी आगे पीछे स्लाइड्स हो गई हैं। डब्ल्यूपीसी जो था हमने देखा था, हमारे ल्यूकोसाइट्स कहते थे, व्हाइट कलर के होते हैं, और इनकी जो प्रेजेंस होती है सिर्फ 1% तक होती है। और इसमें से जो होते हैं हमारे कई प्रकार के होते हैं। इनको हम 2 शाखाओं में विभाजित करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि उसके अंदर कुछ जो है उनके साइटोप्लाज्म में, आप देख रहे होगे ना यहाँ पर इस पिंक कलर की पिक्चर में कुछ डॉट डॉट दिख रहे हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में उनके साइटोप्लाज्म में कुछ भी इस तरह का जो है डॉट डॉट नहीं है, क्लियर है। तो ये 2 श्रेणी में हम इनको समझते हैं, जो ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट है, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो जो ग्रेन्यूल्स की जो इसमें जो होते हैं, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, इसके अंदर ये 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल और बेसोफिल। और हमारे ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3 प्रकार के हैं, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल और बेसोफिल। इजिनोफिल जो है ये थोड़े से लाल रंग के दिखते हैं। इसमें जो आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म, थोड़ा सा यहाँ पे भी अगर आपको देखोगे ध्यान से, तो ये लाल रंग के दिखते हैं। और बेसोफिल्स जो होते हैं हमारे, ये थोड़े से नीलेपन पे होते हैं। इनके अंदर जो इनके जो न्यूक्लियस होते हैं ना,
कई कई उसके हो सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। तो इसमें जो है हमारे न्यूक्लियस कई शेप के हो सकते हैं, ये देख रहे होगे आप। 3 उसके लोब्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग इनके लोब्स के भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा जो है प्रेजेंट होता है, आप देख रहे होगे 60 to 70% ये जो होता है प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल का बेसिकली हमारा काम इसमें होता है कि हमारे बॉडी की जो सभी खैर इम्यूनिटी में मदद करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये हमारी इम्यूनिटी में कैसे मदद करता है, फेगोसाइटोसिस करके। मतलब ये खा लेता है, अगर कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो ये उधर जाता है और उसको खा लेता है, उसको एनगल्फ कर देता है। उस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इसके कारण जो है ये हमारी बॉडी की रोकथाम करता है, उस बैक्टीरिया या उस फॉरेन एजेंट को खा जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि वो जो इन्फेक्शन में क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा भी देता है, वहां पे जाता है, खा जाता है इसको। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रोफिल्स का जो है नंबर बढ़ जाएगा जब हमें इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं ना, तो जब हमारी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है। फिर है हमारा इजिनोफिल। इजिनोफिल हमारा सिर्फ 1 से 6% तक होता है। ये भी बेसिकली फेगोसाइटोसिस वाला काम करता है, लेकिन ये इनसे जो होता है कम एक्टिव होता है। न्यूट्रोफिल ज्यादा एक्टिव होता है, ये थोड़ा सा कम एक्टिव काम करते हैं। इनके अंदर कुछ इस तरह का केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो रिलीज कर देते हैं जब भी कोई इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे पैरासाइट वगैरह का यूजुअली कुछ अटैक करता है ये वहां पर, जैसे मच्छर ने काटा, आपने देखो ना वहां पे कई बार लाली पिन हो गया, कोई कीड़ा काड़ा काट देता है, कोई भी पैरासाइट इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन आता है तो ये वहां पर कर देते हैं, तो वो रिलीज कर देते हैं। फिर है बेसोफिल। बेसोफिल एलर्जी के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें जो होता है हमारे एक हिस्टामीन करके एक एजेंट हमारे ब्लड के अंदर ही होते हैं, वो इसको ये रिलीज कर देता है। उससे क्या होता है कि जब जो एलर्जिक के हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, कई बार छींके भी आती है, या वहां पर स्किन के ऊपर आपको जो है ईचिंग, खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो ये काम करते हैं जब भी हमें कुछ एलर्जिक का होता है, तो बेसोफिल हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये इस तरह से होता है। तो 0 to 1% तक ही इनकी प्रेजेंट होती है। फिर है हमारे ए ग्रेनुलोसाइट, जिनके अंदर हमारे जो साइटोप्लाज्म में हमने देखा कि वो इनके ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, और ये सिर्फ 2 ही होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 30% तक होते हैं, और मोनोसाइट हमारे सिर्फ 3 से 5% तक ही होते हैं। ठीक है, तो मोनोसाइट्स जो होते हैं हमारे पहले हम मोनोसाइट्स देख लेते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे सबसे बड़े, जो एक्चुअली इस पिक्चर में नहीं दिखा, लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो WBC होता है वो मोनोसाइट ही होता है। ठीक है, और इनके न्यूक्लियस बड़े होते हैं, काफी जगह घेर के रखते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स के छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो जो ए ग्रेनुलोसाइट्स के न्यूक्लियस काफी बड़े बड़े होते हैं, और ये जो सेल काफी बड़े आकार का होता है। और इसका भी काम जो होता है हाई जो फेगोसाइटोसिस वगैरह करता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई है, उसके अगेंस्ट ये काम करता है। और ये हमारे बॉडी के अंदर जब सर्कुलेट होते हैं, ये भी फेगोसाइटोसिस का ही काम कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि ये जिस बैक्टीरिया और उसके खिलाफ इनका जो होते हैं, ये इन्फ्लामेशन जो है प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये मोनोसाइट से छोटे होते हैं, लेकिन इनका न्यूक्लियस जो है मोनोसाइट से बड़ा होता है। ये ब्लड में हमारे सर्कुलेट करते रहते हैं, और इनका काम है बेसिकली हमारे जो लिम्फ सेल्स जो होते हैं ना, इम्यून सेल्स जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ये उनको बनाते हैं। ये भी हमारे रेड बोन मैरो में ही बनते हैं। तो इनका बेसिकली क्या काम होता है, एंटीजन प्रोड्यूस करना। कोई भी अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन हमारे एंटीजन के साथ ये लड़ते हैं, एंटीबॉडीज जो है ये
प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बनाते हैं बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रल किलर सेल्स। ये इस तरह के हमारे इम्यूनिटी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि अलग अलग जाके अलग अलग इन्फेक्शन से जाके वो लड़ सके। टी लिम्फोसाइट्स हमने पढ़ा था हमारे थाइमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये वहां पर जाके प्रोड्यूस होते हैं और ये उस अगर कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ जाके ये उसको अटैक करते हैं और उसको मार भगाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स हमारे बोन सेल्स में यूजुअली जो है प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे एंटीबॉडीज जो डेवलप करने में जो है मदद करते हैं। और नेचुरल किलर सेल्स ये डायरेक्ट उसको जाके जो है किल कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो है WBC जो है हमारे काम करते हैं। ओके, तो मैं बस ये स्लाइड देख दो, मैं आपको कर देती हूँ। तो हमारा ब्लड जब भी फ्लो कर रहा होता है, कहीं पे कट लग जाता है तो हमारा ब्लड वहां पे क्लॉट होना शुरू कर देता है। तो उसके 3 स्टेप से हम उसको समझते हैं। जहां पर भी डैमेज होता है वहां पर हमारे प्लेटलेट्स और एक हमारा जो टिश्यू सेल्स होते हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर देते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारी मदद करता है उसके पास, क्योंकि एक एंजाइम उसकी फॉर्मेशन में थ्रोम्बोकाइनेज, तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है वहां पर जहां पर भी कट लगा है। और जो फिर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है वो हमारे जो कैल्शियम आयंस के साथ जुड़कर वहां पर एक प्रोथ्रोम्बिन को जो प्रेजेंट होता है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है थ्रोम्बिन में। ठीक है, तो जो थ्रोम्बिन है फिर वहां पर हमारा जो फाइब्रोनोजेन हमारे प्लाज्मा में भी था, हमने देखा था, उसकी उस मदद से वहां पर एक फाइब्रस मटेरियल बनाना शुरू कर देता है। और वो फाइब्रिन फिर डैमेज सेल जो हमारे आरबीसी के होते हैं, एक वहां पर एक डार्क ब्राउन कलर का एक स्लम, जिसको कि आप देखना खून का एक गाढ़ा सा थक्का सा धीरे धीरे जमने शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह से है। प्लेटलेट से क्या निकला? थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम के साथ मिलके वो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने रिलीज किया थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। वो फिर एंजाइम जो है थ्रोम्बिन और हमारा फाइब्रोनेजिन दोनों मिलके फाइब्रिन बनाते हैं, फिर वो मिलके हमारा बना देते हैं क्लॉट। उसमें हमारा आरबीसी भी, WBC, प्लेटलेट सारे ही मिलके वो हमारे क्लॉट को बनाने में मदद करते हैं। अब ये कार्डियक साइकिल है, इसको हम लेंगे कल। अगर आप सब वैसे छोटा सा टॉपिक है, कल मैं कार्डियक साइकिल के साथ एक और टॉपिक भी स्टार्ट कर दूंगी। अगर अभी किसी को कुछ प्रश्न करने हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम कल मिलेंगे।